हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं समाकल यानी कि इंटीग्रल। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटीग्रल होता क्या है। मैं यहाँ पर मान लेता हूं, माना एफ एक्स, कैपिटल एफ है, एफ एक्स एक फलन है जिसका अवकलज एफ एक्स है, जिसका अवकलज क्या है, स्मॉल एफ एक्स है। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन एफ एक्स का जो अवकलज हो रहा है वह एफ एक्स हो रहा है। तो फलन एफ एक्स यानी ये कैपिटल एफ एक्स को फलन एफ एक्स का यानी इस स्मॉल एफ एक्स का फलन एफ एक्स का प्रति अवकलज कहने का मतलब एंटी डेरिवेटिव या समाकल यानी कहने का मतलब इंटीग्रल कहते हैं। यानी अगर किसी फंक्शन एफ एक्स का अवकलज एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स हो रहा है तो यहाँ पर यह जो आपका कैपिटल एफ एक्स है ना, इस दिए हुए ये ज्ञात फंक्शन एफ एक्स का ना प्रति अवकलज यह समाकल कहलाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे अगर हम बात करें कि साइन एक्स का अवकलज जो है कॉस एक्स होता है, हमें पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलज जो होता है वह क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि cos x का जो समाकल होगा या प्रति अवकलज होगा वह sin x होगा। cos x का प्रति अवकलज या समाकल जो होगा क्या होगा, sin x होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम कहला रहा है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो आपका समाकल होता है ना, समाकल ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि अवकलन या अवकलज भी कह सकते हैं, अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकल कहते हैं। अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकल कहते हैं। यानी ये इसका इनवर्स प्रोसेस होता है। देख रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे हम लोग कहते हैं कि log x का जो अवकलज होता है ना, log x का अवकलज हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले चैप्टर्स में 1/x होता है ना। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। यानी ये एकदम समाकल जो है एकदम इसका व्युत्पन्न प्रोसेस होता है, व्युत्क्रम प्रोसेस होता है, यानी कि इनवर्स प्रोसेस होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, दर्शाएंगे कैसे। तो हमें करना कुछ खास नहीं है। अभी हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हो जिसका अवकलज एफ एक्स हो जा रहा है तो हम देखो क्या करेंगे, dx को उधर ले जाएंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स dx, ये हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव इधर से जाएगा ना तो उधर इंटीग्रल बन जाता है। तो उसका सिंबल देखो किस तरह से होगा, इसको इस तरह से दिखाएंगे, हाथी के सूंड जैसा बन जाएंगे। ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है। समाकल का सिंबल ये होता है एफ एक्स dx, ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर साइन एक्स का अवकलज cos x हो रहा है तो अगर हमें इसे इंटीग्रेशन में दिखाना होता है dx इधर आ जाएगा, ये डेरिवेटिव इंटीग्रल बन जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू में sin x, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। समझ में है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे समाकलन के बारे में। समाकलन क्या होता है, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए हमें यहाँ पे पहले देखिए समाकल यानी कि इंटीग्रल और यह है समाकलन। तो समाकलन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम लोग समाकल याद करते हैं। किसी फलन के
समाकल ज्ञात करने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं, है ना, समाकलन कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग प्रोसेस अपनाते हैं किसी फंक्शन का समाकल ज्ञात करने के लिए, प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए, उसी प्रक्रिया को, उसी पूरे प्रोसेस को समाकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर समाकलन की बात करें तो आपका, जैसे हम लोग पढ़ते थे, अवकल गुणांक या अवकलज निकालने की विधि को अवकलन कहते थे, अवकलन कहते थे। अवकलन क्या होता था? तो अवकलन अवकल गुणांक या अवकलज निकालने की विधि होती थी। तो यहाँ पे समाकलन क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं कि अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। समझ गए ना? जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो अवकलन हम लोग निकालते थे उसका ये व्युत्पन्न प्रोसेस होता है, वही क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। या समाकलन, ये भी परिभाषा हो जाएगी समाकलन की कि किसी फलन के समाकल ज्ञात करने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग इसे कह सकते हैं। यानी कि जो प्रोसेस अपनाएंगे ना हम लोग समाकल ज्ञात करने के लिए, वही प्रोसेस जो होगा इंटीग्रेशन कहला जाएगा, समाकलन कहलाएगा। समझ गए? चलिए अब किसी समाकल में कुछ मुख्य बातें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन f(x) हो जिसका अवकलज f(x), स्मॉल f(x) दिया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, वह क्या हो जाएगा? f(x) हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसमें समझने वाली बात है। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, इस तरह से दिया, तो इसको पढ़ेंगे क्या? या कहेंगे कि फंक्शन f का x के सापेक्ष समाकलन, फंक्शन f का x के सापेक्ष समाकलन, यानी कि फंक्शन f का x के सापेक्ष यहाँ समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन। समझ गए ना? फंक्शन f का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग बात करें f(x) क्या कहलाता है, तो इसमें आपका f(x) जो होगा ना, f(x) को कहा जाता है समाकल्य। f(x) को इसमें क्या कहते हैं? समाकल्य कहते हैं। और इसमें जो चर उपस्थित है x, उसको कहेंगे समाकलन का चर, समाकलन का चर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए ना? तो इसमें बहुत चीजें हमें जानकारी मिल गई कि इसमें किस तरह से कैसे पढ़ना है। यानी इसे अगर पढ़ना होगा तो कहेंगे कि फंक्शन f का x के सापेक्ष समाकल क्या होगा, उसे ये सूचित कर रहा है। ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। इसमें f(x) को समाकल्य कहते हैं और उसके चर को समाकलन का चर कहते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपको दो चीजें का ध्यान रखना होगा। समाकल क्या होता है इस बात का, और समाकलन क्या होता है इस बात का, दोनों में फर्क है। इसका मीनिंग होता है इंटीग्रल, ठीक है, और यह है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन sin x का अवकलज की बात करें तो आपको पता है इसका cos x होगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि cos x का जो समाकल होगा वह sin x होगा। फंक्शन cos x का जो समाकल होगा वह क्या होगा? sin x होगा। तो यह समाकल कहलाया। और जिस विधि के द्वारा, जिस प्रक्रम के द्वारा इसे ज्ञात किया गया ना, उसी प्रक्रम, उसी प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा, अभी आपने देखा कि मैंने बोला भाई कि sin x का जो अवकलज है cos x हो जा रहा है, और मैंने फिर फटाक से आपको बता दिया कि cos x का जो समाकल होगा वह sin x हो जा रहा है, sin x हो जा रहा है। समझ रहा है ना? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि sin x और प्लस में कोई कांस्टेंट जैसे 2 ले लेता हूं, इसके अवकलज की बात करूं तो cos x ही होगा। इसका मतलब कि cos x का समाकल जो होगा sin x प्लस 2 भी हो सकता है। या अगर मैं sin x प्लस 3 लिख दूं, sin x प्लस 3 लिख दूं, तो इसका भी अवकलज आपका cos x ही होगा, और cos x का इंटीग्रेशन इसके अनुसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? sin x प्लस 3।
यानी कि यहाँ हमें देख रहे हैं, यहाँ कौन, अगर मान लीजिए सीधे आपके पास कोई फंक्शन cos x दे दे और इसका समाकल ज्ञात करने के लिए कहे x के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे, sin x लिखोगे या sin x प्लस 2 लिखोगे या sin x प्लस 3 लिखोगे कि sin x प्लस 5 लिखोगे। यहाँ तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, हमें ये ज्ञात थोड़े है जी। अगर मान लीजिए सीधे यही क्वेश्चन दे दे कि इसका समाकल ज्ञात करें, तो यहाँ कोई ना कोई आपको कांस्टेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट c का प्रयोग करेंगे। यानी कि हर एक फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे लिखता log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/x, और अगर इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो आप लिखोगे log x, तो अगर मैं इसके साथ कोई कांस्टेंट प्लस में दे दूं तो भी तो उसका डिफरेंशिएशन वही होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट हमें लेना होगा। वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इसीलिए हर एक कंडीशन में हमें एक c ऐड करना होगा। इंटीग्रेशन करने के क्रम में हमें एक c कांस्टेंट इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि वह जिस फलन का अवकलज रहा हो उसमें कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग इसमें हर एक में c ऐड करेंगे। समझ गया ना ये कांस्टेंट c क्यों लगाना है। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को देखते हैं। चलिए तो 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n+1 और बटा में n+1 की बात करूं तो देखो इस डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घट जाएगा, n+1 तो कट जाएगा, x का पावर n बच जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n जो होगा x का पावर n+1 और बटा में n+1, ये इधर आ गए, ये dx के मल्टीप्लाई किया, डेरिवेटिव आके इधर इंटीग्रल बन गया। और प्लस में मुझे एक कांस्टेंट c लेना होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें कांस्टेंट 2 3 5 8 कुछ ऐड कर दूं तो भी तो उसका डिफरेंशिएशन वही ना होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मुझे एक कांस्टेंट इसमें c भी लेना होगा। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ x के डिफरेंशिएशन के x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। यानी कि 1 के इंटीग्रेशन की बात करूं या सिंपली अगर मैं dx लिख दूं तो इसका समाकल जो होगा वह क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, और प्लस में मुझे एक c भी लेना होगा। तीसरा बात करता हूं, मान लीजिए मुझे रूट x के डिफरेंशिएशन की बात करनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप 2 रूट x जानते हैं, 1/2 रूट x जानते हैं, सॉरी 1/2 रूट x जानते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 1/रूट x के समाकल की बात करूं तो वह हो जाएगा 2 रूट x प्लस c। समझ गया ना कैसे, ये 2 कांस्टेंट, देखो ये dx इधर है, डेरिवेटिव का इंटीग्रल है, डिवाइड वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 2 रूट x प्लस c नहीं हो जाएगा। चलिए 4 नंबर, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की बात करूं तो इसका कहोगे -1/x²। तो अगर मैं इंटीग्रेशन 1/x² की बात करूं तो हो जाएगा -1/x प्लस c। ये कांस्टेंट c हमेशा इसमें लेना होगा, ठीक है। इसे अनिश्चित समाकल कहेंगे। निश्चित समाकल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कांस्टेंट c नहीं लगता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए 5 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे log x के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/x होता है। तो अगर 1/x के इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो वह हो जाएगा log x और प्लस में आपका c रहेगा। समझ गया ना, कांस्टेंट क्यों लगा है आपको पता ही है। चलिए अब sin x की बात करो तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ से cos x का इंटीग्रेशन जो होगा sin x हो जाएगा और प्लस में मैं एक कांस्टेंट भी ले लूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है और फिर माइनस sin x हो गया, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos x प्लस c। चलिए अब अगर बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ tan x की, तो tan x का डिफरेंशिएशन जानते हैं sec² x होता है ना जी। तो यहाँ पे अगर sec² x के इंटीग्रेशन की बात करें तो वह tan x हो जाएगा और प्लस में कांस्टेंट c लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब cot की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec² x होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं cosec² x की इंटीग्रेशन की बात करूं cosec² x की, तो माइनस का cot x प्लस c हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स की बात करूं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वह सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो यहां से अगर मैं सेक एक्स टेन एक्स के इंटीग्रेशन की बात करूं, सेक एक्स टेन एक्स के इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस में सी। ठीक है, अगर मैं 11 नंबर ना डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक की बात करूं, कॉसेक एक्स की एक्स के रेस्पेक्ट में, तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बात करूं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स की एक्स के सापेक्ष, तो वहां से कह सकते हैं इसका होगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस में सी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना जी। चलो अब e टू द पावर x का देखते हैं, e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव b टू द पावर x ही होता है, इसलिए इंटीग्रेशन b टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा और प्लस में कांस्टेंट c ले लेना होगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इन सारे फॉर्मूले में। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। क्या होता है a टू द पावर x log a। तो यहां से अगर मैं a टू द पावर x के समाकल की बात करूंगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर x बटा में log a प्लस में कांस्टेंट c। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो वह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस सी। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं तो उसका हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस सी। इसको भी यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, हम पढ़े हैं ना जी, कॉस इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका समाकल या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा इसी से काम चल जाता है। देख रहे ना, इसमें माइनस है यहाँ प्लस में है, बस यही फर्क है। तो हम लोग इससे ही काम चला सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना होता है। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन की, तो वह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। चलिए इसका उल्टा कॉट है तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ कॉट इनवर्स x का हो जाएगा, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक का। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x के रेस्पेक्ट में सेक इनवर्स x और प्लस में c, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, इसका कॉसेक भी देख सकते हैं, बस यहाँ माइनस आया था, यहाँ कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं 18 नंबर ना, 18 नंबर। अच्छा अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स के पावर n की बात करूं तो इसका होगा माइनस का n बटा में x का पावर n प्लस 1। कैसे होगा समझ लीजिए, यहाँ पे इस पावर को ऊपर करोगे और पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक घट जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा। देख लो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से बात करूं तो x का पावर माइनस n हो जाएगा, पावर नीचे उतारा और पावर में से एक घट गया तो माइनस n, और ये नीचे आएगा, ये माइनस कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये फिर नीचे आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा x का पावर n प्लस 1, यही ना आ जाएगा। चलिए तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा n बटा में x का पावर n प्लस 1 की x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस 1 बटा में x का पावर n प्लस c हो जाएगा। समझ गए? तो यही सारे फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। चलिए अब समाकल से कुछ संबंधित प्रॉपर्टीज है उनको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी फंक्शन, दो फंक्शन f(x) और g(x) का हमें समाकल ज्ञात करना है, जब वो एक दूसरे प्लस या माइनस में ऐसे हो, तो हम लोग इसका अलग अलग समाकल ज्ञात कर सकते हैं। बीच में जो सिंबल होगा प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस दे देंगे। गुना भाग में ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, सिर्फ जोड़ घटाव के लिए है। ठीक है, बीच में प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट k है और उसके साथ कोई फंक्शन f(x) है और इसका ऐसे समाकल निकालना, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर रख सकते हैं और फिर हम लोग f(x) का समाकल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो बहुत सारे फंक्शन दिए हो, कांस्टेंट भी हो, फंक्शन भी बहुत सारे हैं, इस तरह से k2 fx2 k3 fx3 डॉट 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 जहां तक दिया, तो हम लोग अलग अलग यहाँ पे हर एक कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फंक्शन को अंदर रखेंगे, फिर अगले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और फंक्शन को अंदर रखेंगे, ठीक है, फिर अगले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फिर फंक्शन को अंदर रखेंगे, इस तरह से। तो इसी तरह से हम लोग इसका समाकल ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीरो के इंटीग्रेशन की, तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है जीरो होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट, तो आप सी भी लिख सकते हो या सिंपली के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ लिख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए। साथ ही साथ हम लोग टोटल अलजेब्रा का फॉर्मूला जो 8, 9, 10 क्लास में पढ़े वो भी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो 11th और 12th में पढ़े हैं वो भी, सारे फॉर्मूले को पूरी तरह से याद करना होगा, तभी हम लोग समाकल यानी कि समाकलन को बना पाएंगे, ठीक है। तो समाकलन बनाने के लिए अगला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको जितने भी मैंने इस वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए वो, और साथ ही साथ पहले के क्लासों में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सबको याद करना होगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे और वहां जाकर आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।